नमस्ते, मैं राहुल आपका होस्ट स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल साइन एजुकेशन मेजरलेस लर्निंग। जैसे कि आप जानते हैं कि आज संडे का दिन है, Q&A सेशन है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं, हमारे देखते हैं किस तरीके से सब्सक्राइबर्स ने और किस तरीके से इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस पूछे हैं, और हो सकता है आप भी अपना आंसर इसमें रिलेट करने की कोशिश करें। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जो पहला क्वेश्चन है वो पूछा जा रहा है कुल विक्स के तरफ से। कुल विक्स पूछ रहे हैं लॉ की पढ़ाई करने के लिए कितना खर्चा लगता है। मुझे पढ़ाई करना है भी LLB का। ठीक है, चलिए सबसे पहले तो मैं आपको कुल विक्स जी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपने पहले पहले चीज़ तो यहाँ पे मेंशन नहीं किया कि आपने ग्रेजुएट है कि आपने 12th है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको दोनों चीज़ के लिए हेल्प कर देता हूँ। सबसे पहली चीज़ तो लॉ के हिसाब से अभी नई चीज़ क्या निकली हुई है कि अगर आपको लॉ पढ़ाई करनी है तो लॉ पढ़ाई करने के लिए सबसे पहली चीज़ तो आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। ठीक है, ये एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ता है जो हर स्टेट के हिसाब से वो डिसाइड होता है। अगर मैं महाराष्ट्र की बात करूँ तो महाराष्ट्र में MHCET होता है लॉ की पढ़ाई के लिए, अगर आपको आना है आगे तो। ठीक है, तो अगर आप भले 12th स्टैंडर्ड में क्यों ना हो या तो ग्रेजुएशन के बाद आप लॉ क्यों ना कर रहे हो, दोनों के लिए आपके लिए मैंडेटरी है एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के लिए। अभी इसके अंदर एक और चीज़ बताना है मुझको कि जैसे अगर आप 12th स्टैंडर्ड के बाद जा रहे हैं लॉ की पढ़ाई करने के लिए, तो 12th स्टैंडर्ड के बाद आप अगर लॉ की पढ़ाई करने जा रहे हैं तो वहाँ पर भी एंट्रेंस एग्ज़ाम देना है, लेकिन आपका जो लॉ होगा वो 5 ईयर्स का होगा। ठीक है, और प्लस अगर आप ग्रेजुएट होने के बाद जा रहे हैं लॉ करने के लिए तो आपका जो लॉ होगा वो 3 ईयर्स का होगा। तो इसमें फ़र्क क्या है, जब आप LLB करने जाते हैं तो LLB के साथ आपको BA LLB या BCom LLB या BB या फिर BBA LLB या तो फिर BSc LLB ऐसा करने के लिए लगाया जाता है। तो इसमें क्या होता है, वो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम होता है जहाँ पे आपका 5 साल होता है, जहाँ पे आपको 4 साल आपको पढ़ाई करनी होती है और 1 साल का आपका इंटर्नशिप होता है जहाँ पे आप प्रैक्टिसिंग करते हैं। ठीक है, या अगर आप ग्रेजुएट है, लेट्स एन एग्जांपल आपने BCom कंप्लीट किया है, उसके बाद आप LLB के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका 3 साल का LLB होता है जिसके अंदर आप 2 साल पढ़ाई करेंगे और 1 साल का आपका प्रैक्टिस होता है। हाँ, फिर अभी इसके अंदर आपका जो मेन पॉइंट है खर्चा कितना लगता है। पहली बात तो खर्चा के बारे में बात करूँ तो खर्चा अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से करेंगे, जैसे अगर मैं मुंबई में रहता हूँ तो मुंबई की बात करूँ तो यहाँ पे थाने गवर्नमेंट कॉलेज है और जहाँ पे LLB प्रोग्राम रन होता है। फिर बाद में यहाँ पे सिद्धार्थ कॉलेज है जहाँ पे LLB प्रोग्राम रन होता है। तो ये दोनों का जो है ना, इनका जो फ़ीस है वो काफ़ी मिनिमम है कंपैरेटिवली अगर मैं दूसरे कॉलेजेस के बारे में बात करूँ। हालांकि वो भी मुंबई यूनिवर्सिटी से ही LLB देते हैं और ये भी मुंबई यूनिवर्सिटी से ही देते हैं, लेकिन इसमें फ़र्क ये है कि अगर आप थाने कॉलेज से जाएंगे LLB करने के लिए या सिद्धार्थ कॉलेज से जाएंगे LLB करने के लिए तो आपका पर ईयर का खर्चा मिनिमम से मिनिमम 6,500 से 7,000 रुपये लगता है। और उसी तरीके से अगर आप प्राइवेट की तरह रुख करेंगे तो प्राइवेट का जो स्टार्टिंग रहता है वो करीबन 20,000, 25,000, 30,000, आप एवरेज पकड़ के चलिए 25,000 रुपये सालाना पर ईयर का। तो ये है डिफरेंस, अगर आप प्राइवेट कॉलेज में जा रहे हैं तो 25,000 रुपये, अगर आप गवर्नमेंट कॉलेजेस में जा रहे हैं तो आपका 6,500 से 7,000 रुपये सालाना का खर्चा लगेगा। ठीक है, तो लॉ LLB की पढ़ाई ज़्यादा ये नहीं है, ज़्यादा खर्चेदायक नहीं है अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज के हिसाब से आगे जाते हैं तो मैं आपको यही बोलूँगा, जैसे आप अपने स्टेट में, आप अपने एरिया में देखिए कि कौन सा गवर्नमेंट कॉलेज है जहाँ पे LLB प्रोवाइड होती है जो BCI अप्रूव्ड हो। ठीक है, तो BCI अप्रूव्ड आपको ये देखना बहुत ज़रूरी है, तो आप उसी हिसाब से आगे बढ़िए अगर आपको आपका खर्चा बचाना है तो। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है प्रताप की तरफ से। प्रताप पूछ रहे हैं विच इज़ द बेस्ट बैंक फॉर गेटिंग एजुकेशन लोन, आई वॉन्ट टू गो अहेड फॉर फॉरेन एजुकेशन। ओके, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे आपको ये नहीं बोल सकता कि कौन सा बैंक बेस्ट है, कौन सा बैंक अच्छा है, कौन सा बैंक का आपको प्रोसीजर काफ़ी इजी है, मैं आपको ऐसा नहीं बता सकता। सारी बैंक अच्छी है अगर आपका सिबिल स्कोर अच्छा होगा तो, अगर आपका सारा डॉक्यूमेंट्स एकदम क्लियर होगा तो आपको कोई भी बैंक लोन देगी। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ जो हाईएस्ट प्राइवेट प्लेयर्स है जैसे HDFC जो बहुत स्ट्रॉन्ग बैंक बन के उभरी है कुछ समय पहले, तो HDFC आपको एजुकेशन लोन के लिए तुरंत डिसबर्स करती है पैसा अगर आप फॉरेन एजुकेशन के लिए जा रहे हैं तो। लेकिन हालांकि उधर ज़रा इंटरेस्ट रेट आपको ज़रा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा इन द टर्म्स ऑफ गवर्नमेंट बैंक्स के रिलेटेड। ठीक है,
तो आप अगर जैसे फॉर एग्जांपल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया होगा, उनका कैसा रहता है, उनका पेपर वर्क बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन एट द सेम टाइम अगर आपका सिबिल अच्छा है वहाँ पे, अगर आपका सारी चीज़ें पेपर फाइल सब बराबर है, तो आपको वहाँ से भी लोन मिलता है और काफ़ी अच्छा मिलता है और कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में मिलता है। अगर मैं करीबन बात करूँ, समझ लीजिए HDFC बैंक का आपको एजुकेशन लोन पड़ेगा समझ लीजिए 16% पे, तो SBI में आपको एजुकेशन लोन पड़ेगा करीबन 12% या 14%। तो डिफरेंस रहता है अगर आप उसको लॉन्ग टर्म के हिसाब से खींचते हैं। तो एजुकेशन लोन मोस्टली लोग लॉन्ग टर्म नहीं खींचते हैं, ज़्यादा एजुकेशन लोन खींचते हैं तो 3 साल 4 साल, उससे ज़्यादा लोग नहीं खींचते एजुकेशन लोन। तो इसकी वजह से आप देखिए कि आप कंपेयर कीजिए, अगर आपको जल्द से जल्द जाना है एजुकेशन फॉरेन एजुकेशन के लिए जाना है, तो आप जल्द से जल्द उसका फाइल कीजिए और आप देखिए कि कौन सा बैंक आपको जल्द से जल्द डिसबर्स करके दे रहा है पैसा। ठीक है, अगर आप वेट कर सकते हैं तो आराम से डिसबर्समेंट लीजिए और हो सके तो आप कंपेयर कीजिए इंटरेस्ट रेट बाकी दूसरे बैंक के हिसाब से भी। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछ रहे हैं फैंटम परी अच्छा नाम है। ओके, इन्होंने पूछा है बेस्ट कंट्री टू स्टडी अब्रॉड फॉर मास्टर इन साइंस। ओके, सबसे पहली चीज़ तो अगर आपको अब्रॉड स्टडीज़ के लिए जाना है तो आपको सबसे पहले ये दिमाग में रखना पड़ेगा कि आपको सिर्फ वहाँ पे स्टडी करना है कि स्टडी के साथ साथ आपको PR लाइसेंस भी लेना है। ठीक है, या तो आपको स्टडी के साथ साथ वहाँ पे रहना भी है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले ये चीज़ क्लैरिटी रखनी पड़ेगी। अगर आप सिर्फ स्टडीज़ के हिसाब से जाने को देख रहे हैं मास्टर इन साइंस ये सब के लिए, तो मैं आपको बोलूँगा अब USA चले जाइए, काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। अगर मैं आपको बोलूँ कि या फिर ऑस्ट्रेलिया चले जाइए। अगर मैं आपको बोलूँ कि आपको वहाँ पे स्टे के हिसाब से आप देख रहे हैं या PR लाइसेंस अप्लाई करने के हिसाब से देख रहे हैं, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा, यू शुड ऑलवेज गो फॉर द न्यूजीलैंड एंड कनाडा, क्योंकि वहाँ पे जो PR लाइसेंस का जो प्रक्रिया होता है, जो प्रोसीजर होता है, वो काफ़ी ज़्यादा सिंपल होता है और तुरंत आपको PR लाइसेंस के लिए एप्लीकेशन भी करने को मिलता है। और प्लस एक अच्छी चीज़ ये है कि 99.9% चांसेस होते हैं एक्सेप्ट होने के, सिर्फ 1% चांसेस होते हैं आपके रिजेक्ट होने के। डिपेंड करता है आपके एजुकेशन ग्रेड्स के ऊपर, आपके बिहेवियर के ऊपर उस कंट्री में, वो जब तक वो 2 साल के दौरान जब तक आप पढ़ाई कर रहे हैं मास्टर्स की वहाँ पे। ठीक है, रहा सवाल कनाडा में और USA में, वहाँ पे 12+4 का एजुकेशन दिखाना होता है और न्यूजीलैंड में 10+3 का एजुकेशन दिखाना होता है। तो या प्लीज़ अपने जो भी काउंसलर है उनसे एक बार बात कर लीजिए। अगर उसके लिए भी आपको हेल्प चाहिए तो नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके पास ईमेल ID और नंबर है, आप उस पर कॉल करके आप पूछ सकते हैं मुझसे। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछ रहे हैं मनाली घोरपड़े। ये पूछ रहे हैं आई वर्क विद ब्रांड एंड कीप गेटिंग पोस्टेड आफ्टर एवरी 3 years। आई वर्क विद बैंक एंड कीप गेटिंग पोस्टेड आफ्टर 3 years। आई हैव अ डॉटर ऑफ 4 years। प्लीज़ सजेस्ट द राइट बोर्ड फॉर टेकिंग एडमिशन इन स्कूल। ओके, सबसे पहले तो मनाली मैं आपको यही बोलूँगा कि अगर आप बैंक्स में काम करते हैं और अगर आप एक स्टेबिलिटी देख रहे हैं अपने बच्चे के स्टडीज़ के रिलेटेड बोर्ड के हिसाब से, अभी जैसे वो 4 साल की है, मुझे लगता है कि आप उसमें एनरोल करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि 4.5 साल बाद ही कोई भी बोर्ड या कोई भी स्कूल एनरोल करने के लिए एलिजिबल होती है बच्चे का। ठीक है, तो अभी इसके अंदर आप 2 चीज़ें देख सकते हैं। पहली चीज़ तो मैं आपको स्ट्रेट अवे मना करूँगा कि आप स्टेट बोर्ड में तो मत डालिए, क्योंकि अगर आप स्टेट बोर्ड में डालेंगे तो आप जैसे स्टेट चेंज करेंगे तो पैटर्न चेंज हो जाएगा, तो बच्चे को काफ़ी उसमें डिफ़िकल्टी होगी समझने के लिए। ठीक है, क्योंकि स्टेट बोर्ड में काफ़ी पोर्शन अलग होता है कंपैरेटिवली दूसरे बोर्ड के। अगर मैं आपको दूसरे बोर्ड का एग्जांपल दूं तो किफ़ायती और अच्छे के हिसाब से अगर मैं बोलूँ तो CBSE और ICSE, मैं IGCSE नहीं बोल रहा हूँ, मैं ICSE की बात कर रहा हूँ। तो क्योंकि CBSE और ICSE का फ़ीस लगभग सेम ही है, हर स्कूल वाले इतना ही चार्ज करते हैं और उनका पोर्शन का भी कुछ डिफ़िकल्टीज़ नहीं आती। पूरा ऑल ओवर इंडिया सेम पोर्शन फॉलो किया जाता है, इवन ऑल ओवर वर्ल्ड सेम पोर्शन फॉलो किया जाता है। तो मेरे हिसाब से अगर आप बैंक में काम करते हैं, अगर लेट्स एन एग्जांपल आप पूरा इंडिया में कहीं पे भी घूम लीजिए, CBSE और ICSE का पोर्शन चेंज नहीं होता है। अगर लेट्स एन एग्जांपल आपका अब्रॉड में जाके भी कभी सिलेक्शन हो गया और आपको अगर बैंक ट्रांसफ़र कर रही है अब्रॉड के लिए भी, तो अब्रॉड में भी अपना CBSE और ICSE का ऑप्शन अवेलेबल होता है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको वही दोनों ऑप्शन के हिसाब से आगे जाना चाहिए। और अगर मैं स्कूलिंग की बात करूँ तो स्कूलिंग के हिसाब से जहाँ तक मुझे पता है केंद्र विद्यालय जो स्कूल है डिफेंस का, उसके अंदर बैंक्स वालों को भी एंट्री मिलती है अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो एक बार जाके आप बस वहाँ पे पता कर लीजिए आपके नज़दीकी एरिया में कहाँ पे केंद्र विद्यालय है क्या।
क्योंकि अगर आप वहाँ पे एक बार सेट हो गए तो आप ऑफ कोर्स आप दूसरी जगह पे कहीं पे भी चले जाइए ऑल ओवर इंडिया, आपको केंद्र विद्यालय पक्का मिलेगा वहाँ पे, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपको बोर्ड के हिसाब से, आप स्टेट बोर्ड के हिसाब से बिल्कुल आगे मत बढ़िए, नहीं तो आप और आपका बच्चा दोनों स्ट्रेस में आ जाएंगे। मेरे हिसाब से आपको CBSE या फिर ICSE बोर्ड के हिसाब से ही आगे बढ़ने चाहिए कोशिश की होगी। तो इसी तरीके से मिलते हैं हमारे अगले Q&A सेशन, दैट इज़ अगले संडे। पक्का हम फिर से मिलेंगे। नीचे दिए हुए ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर पे आप चाहे तो व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप ईमेल भेज सकते हैं आपके क्वेश्चंस। अगले संडे पक्का उसको सॉल्व करने की कोशिश पूरी तरीके से की जाएगी। टिल देन, जय हिंद, जय भारत, स्टे सेफ।